नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयां। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इन 75 सालों में सोने चांदी ने चकाचौंध करने वाले रिटर्न्स दिए हैं। आज़ादी के वक्त सोने का भाव 90 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे था, लेकिन 75 सालों में सोना 52,000 के पार है। कुछ ऐसी ही कहानी चांदी की भी है। 75 साल में चांदी ने करीब 56,000 गुना रिटर्न दिया है। आइए शुरुआत करते हैं 75 सालों में सोने चांदी के सफर हमारे खास शो इंडिया एट 75 गोल्डन ईयर्स। हमारे साथ जुड़े हैं जीजेपीसी के चेयरमैन कॉलिन शाह, जीजेसी के वाइस चेयरमैन संयम मेहरा, डिबियर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन जैन और आनंद राठी के डायरेक्टर कमोडिटीज एंड करेंसीज नवीन माथुर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली अमृत महोत्सव जो हम यहाँ पर मना रहे हैं, पिछले 75 सालों में बहुत ज्यादा बढ़त हमने कई सारे सेक्टर्स में आते हुए देखी है। ग्रोथ भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रही है। कॉलिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब हम सोने की बात करते हैं, जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में जो ग्रोथ है, और अब आगे जाकर आपको क्या लगता है किस तरह पे, किस मुकाम पे हम जा सकते हैं? थैंक यू मनीषा। तो देखोगे तो 75 साल में हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जब हमको आज़ादी मिली तब देश की एक शुरुआती हो रही थी, एक नया जन्म हो रहा था। तो ऐसे तो सोना 2000 साल से हमारे देश में ऐसे कंज्यूम हो रहा है, बट 75 साल में एक कंजम्पशन इकोनॉमी चालू हुई और हर शादी में सोने का 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, डिपेंडिंग के कितना पैसा है फैमिली के पास, वो हिसाब से उसका कंजम्पशन हुआ। तो दो चीज हुई 75 साल में। एक है कि अपने को जो डोमेस्टिक मार्केट है वो आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा नंबर पे है चाइना के बाद। लगभग 1000 से 1200 टन का एनुअल कंजम्पशन है। और दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो लास्ट 30-40 साल में आज जीरो के लेवल से $40 बिलियन पे पहुंचा है। तो दोनों तरफ से ज्वेलरी का एक बहुत, आई वुड से, अपने देश की हिस्ट्री में 75 ईयर्स में बहुत महत्व रहा है। और दूसरा, जैसे मनीषा आपने बताया, एक तो रेट जो आपने ट्रैजेक्टरी दिखाया, बट एक दूसरा भी, तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के टाइम आज रुपया $1 था। 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1। तो वो भी आज 80 हो गया। तो उसका भी एक कारण है कि आज जो ये ट्रेमेंडस अप्रिसिएशन देख रहे हैं। और दूसरा जो सवाल है कि यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो देखो, एक्सपोर्ट फॉर श्योर यहाँ से डबल होगा, इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। 40 बिलियन से 70-80 बिलियन डॉलर पे ये इंडस्ट्री पहुंचनी चाहिए, जो हिसाब से आज ग्रोथ हो रहा है। और दूसरा, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी एक अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। जैसे जैसे इकोनॉमी अपनी $5 ट्रिलियन होगी, तो सोने और हीरे का कंजम्पशन और बढ़ेगा। कॉलिन, मैं आपसे 75 साल पीछे नहीं जाने वाली हूं, लेकिन आप अगर पिछले कई साल यहां पर देखते हैं और आप इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, अगर हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करें, आप कैसे देखते हैं कहां से एक बहुत बेहतरीन ग्रोथ आनी शुरू हुई? क्या माइलस्टोन्स रहे हैं इस बाजार में? जो बड़ी ग्रोथ आई वो अमेरिकन मार्केट के कारण है। ओके। और जैसे जैसे यूएस मार्केट ने लास्ट 10-20 साल में, जैसे ज्वेलरी के, हीरो के कैंपेन जैसे एडवर्टाइजमेंट और आई थिंक इफेक्टिव हुआ, वैसे इंडिया का एक्सपोर्ट स्टोरी लास्ट 20 साल में आप देखोगे तो फ्रॉम $5-10 बिलियन से $40 बिलियन पे आ गया। तो ये जो एक अमेरिका स्टोरी है, और दूसरी है चाइनीज स्टोरी। जैसे चाइना ने लास्ट 10-15 साल में उनकी इकोनॉमी आज $1 ट्रिलियन से जैसे 8-9-10 ट्रिलियन पे पहुंची, वैसे हमारा भी जो एक्सपोर्ट्स है आज डायमंड्स का और ज्वेलरी का, वो बहुत एक फेनोमिनल ग्रोथ हुआ, वो दोनों एक्सपोर्ट मार्केट के कारण। सो आई वुड से दैट वाज द टिपिंग पॉइंट एज फार एज डिमांड के द्वार से देखें। और दूसरा है कि हमारी जो गवर्नमेंट की बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही, एक है SEZ, दूसरा है रफ डायमंड पे जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी, ई कॉमर्स पॉलिसी जो आ रही है, और बहुत सारी चीजें ऐसे, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, बट लास्ट 10-15 साल में कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है ये इंडस्ट्री के लिए, और आज भी है आगे बढ़ने के लिए। सो आई थिंक वो 2-3 कारण है जिससे हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक जो टिपिंग पॉइंट है, ऐसे देखो हमारा जो कंजम्पशन है वो तो बहुत स्ट्रांग ही रहा है लास्ट 10-20 साल से। बट मेरे को लगता है ये जो हॉल मार्किंग मैंडेटरी हुआ अभी 1 साल पहले, उससे एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है और बढ़ेगा अगले 1-2 साल में, उससे भी मार्केट को बहुत अच्छा ग्रोथ और बूस्ट मिलेगा पैन इंडिया।
एब्सोल्युटली, काफ़ी सारी गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स आए हैं और जैसे आपने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह के हमने पॉलिसी चेंजेस आते हुए देखे हैं, क्लियरली काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इस सेक्टर के लिए। संयम, अगर फुल ऑन यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो क्लियरली खरीदारी यहाँ पर बढ़ी है। जैसे कि हम हमेशा कहते भी हैं कि हर सालाना यहाँ पर 700-800 टन सोने का इम्पोर्ट है और ज्वेलरी डिमांड ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो सोना खरीदा जाता ही है, लेकिन उसमें से भी ज्वेलरी की डिमांड, ज्वेलरी के तौर पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह के चेंजेस हमने होते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप ग्रोथ इंक्रीज इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए, जैसे देखने जाए 1950s में 60s में हैंडमेड ज्वेलरी बहुत चल रही थी। जी। 1980s 90s में जब एक मौका आया तभी चेंज हो गई। बाकी जो हैंडमेड ज्वेलरी थी, जितनी मार्केट में डिमांड थी उससे जितनी प्रोडक्शन थी उससे ज्यादा डिमांड आ रही थी। 80s 90s के अंदर मशीनरीज सब चेंज की लाए, कास्टिंग ज्वेलरी की लाए। उसके बाद एक सब्सटैंशियल ग्रोथ हुई 1991 में जब गोल्ड कंट्रोल हटा। उसके बाद पूरी मार्केट खुली, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खुली और लोगों ने काफी मशीनें इंपोर्ट की, जिस वजह से काफी गोल्ड बार्स की भी इंपोर्ट बढ़ने लग गई। रोज गोल्ड की ज्वेलरी, बाकी सब ज्वेलरी 2000 के बाद बनने चालू हुई, जिसकी वजह से मार्केट की जो डिमांड जितनी ज्यादा थी, सोना है सुरक्षा के लिए, तो लोग काफी ज्वेलरी बाय करने लग गए। जब एक लेडी ज्वेलरी भी खरीदती है, 30,000 का भाव था आज से 3-4 साल पहले, और 10% 15% की मेकिंग चार्जेस भरने के बाद अगर एक लेडी अपनी ज्वेलरी चेंज भी करना चाहती है तो ज्यादा लॉस उसको नहीं होता, बेचने के बाद भी उसको फायदा महसूस होता है उसके अंदर। तो ये देखते देखते काफी डिमांड भी एंड कंज्यूमर के पॉइंट पे बढ़ी। जैसे कॉलिंग जी ने बताया कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स और सिस्टम्स इतने बराबर और स्मूथ हो गए हैं, जिस वजह से कॉर्पोरेटाइज हो गया है पूरा बिजनेस बुक्स में आ गया है। काफी शोरूम्स बढ़ रहे हैं, काफी कॉर्पोरेट्स ने 100, 150, 200 शोरूम्स में गए। छोटे एरियाज के अंदर, जिलास के अंदर शोरूम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने आप डिमांड्स मीट हो रही है। पहले जमाने के अंदर लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक छोटी ज्वेलरी लेने जाते थे, लेकिन आज देखो तो बाजू वाले कुछ 100 मीटर या 200-500 मीटर्स के अंदर ही ज्वेलरी शॉप्स उपलब्ध हैं, जिस वजह से हम लोग इमीडिएटली बाइंग एज ए रिटेलर कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर और भी शोरूम्स बढ़ेंगे, डिमांड और भी बढ़ेगी। लोगों ने ये सोचा कि रेट्स बढ़ने के बाद क्या डिमांड कम होगी, लेकिन कभी भी कंज्यूमर बढ़ती चीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहता है। और गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जो आज काफी टाइम पहले, जैसे आपने बताया 89 रुपीज था, 112 रुपीज था पर 10 ग्राम 1950 में, फिर 5000 रुपीज में आया, आज 52 लाख रुपीज किलो है। तो ये आने वाले टाइम के अंदर भी अगर आज आगे 10 साल आगे देखेंगे तो 75 लाख रुपीस किलो, 80 लाख रुपीस किलो तक ही जाएगा। तो बढ़ती चीज है और कोई भी इन्वेस्टर भी समझो या एंड कंज्यूमर भी समझो बढ़ती चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गोल्ड की चमक आने वाले सालों में बढ़ते ही जाएगी। जी हाँ, अगर आप वो चार्ट देखें जो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्लियरली अगर आप पिछले 10 साल देखें, 20 साल देखें, 75 साल भी अगर देखें तो लगातार तेजी यहाँ पर सोने और चांदी के प्राइसेस में देखने को मिली है। और जैसे आपने कहा संयम जी, हाँ, हैंडमेड से लेकर मैकेनाइजेशन तक, रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, हमने बहुत सारे यहाँ पर इनोवेशंस भी आते हुए देखे हैं, चाहे वो डिजाइन के तौर पर हो या फिर टेक्नोलॉजी के लिहाज से। एक और चीज यहाँ पर है, वो है डायमंड, जहां पर हमने बहुत पहले ही एक बड़ा अपने आप को एक मैप पे यहाँ पे लैंड किया था, लेकिन वो था रफ से पॉलिश डायमंड के तौर पर। लेकिन जिस तरह से हमने डायमंड की कंजम्पशन भी अब यहाँ पर भारतीय बाजारों में बनते हुए देखी है, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। सचिन, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जब डायमंड की ग्रोथ बनता हुआ देखते हैं? थैंक यू मनीषा। एक तो आपके जरिए से मैं बताना चाहूंगा कि एक तो जैसे 75 इयर्स ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस है, तो ये पिछले 75 साल हमारे डायमंड बिजनेस के लिए भी बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। 1947 एक साल था जहां पे पहली बार हीरो को एक इमोशनल तरीके से कंज्यूमर के सामने रखा गया। पहली बार डायमंड इज फॉरएवर, जो एक लिखी गई लाइन, हीरा है सदा के लिए, एक लाइन लाई गई जिससे कस्टमर्स एक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन एक हीरे के साथ कर पाए। और उस दिन से, जैसे कॉलिन ने मेंशन किया, लीडिंग मार्केट्स अमेरिका रहे हैं, चाइना रहे हैं। तो अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दे पाऊं तो आज की तारीख में भी करीब 50 to 51% जो डायमंड निकलते हैं वो अमेरिकन मार्केट में यूज होते हैं, करीब 17 से 18% चाइना मार्केट में यूज होते हैं, और इंडियन मार्केट इज अबाउट 8%। और हमारी डीबीएस की जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि हमारे हिसाब से दिस मार्केट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो टू अबाउट डबल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट 8 years। और ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पिछले कुछ सालों से चालू है। इसके रीजंस रहे हैं कि एक तो हमारा रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छी रिटेल स्पेस डायमंड के प्रति दी जा रही है।
बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। पहले जैसे बोला जाता था कि एक हीरा ले रहे हैं, इसका दाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पता नहीं होती थी। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ज्वेलर्स इन इंडिया स्टैंड बिहाइंड द प्रोडक्ट। वो अपने जो आपको एक कस्टमर को देते हैं उसके पीछे वो खड़े होते हैं। संयम जीजेसी के पार्ट हैं, और ट्रांसपेरेंसी के प्रति जो इतना इतना इमेंस वर्क जीजेसी ने करा है टू ब्रिंग के एक कॉन्फिडेंस से कस्टमर आ पाए और ले पाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा है वो है ये रहा है कि एक लाइफस्टाइल में चेंज है। जैसे पहले हम लोग ज्वेलरी खरीद के उसे लॉकर में रखने को एक तरह से एक हमारे प्रथा थी। आज के कस्टमर्स अपनी ज्वेलरी खरीद के उसको एंजॉय करना चाहते हैं, अपने एक्सेसराइजेशन में, अपनी लाइफस्टाइल में एंजॉय करना चाहते हैं, और डायमंड्स उस हिसाब से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कि भाई ट्रांसपेरेंसी है, नए डिजाइन हैं, उनके एक लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट हो रही है। सो हम लोग का सोचना यह है कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है डायमंड बिजनेस के लिए ग्लोबली, और ये समय इंडिया का है। मेरा सोचना यह है कि दिस इज आवर टाइम टू नॉट जस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड कि वी आर इंडियंस और आवर प्रोडक्ट, बट दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। मतलब हमारा इस समय सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया का समय है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ मेजर्स हैं जो हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे हैं पिछले कई सालों में, जिन्होंने इस सेक्टर के लिए ऑफ कोर्स काफ़ी काम किया है। नवीन, आपके पास आना चाहेंगे। और एक और चीज़ जो हमने कई सालों में यहाँ पर आते हुए देखी है वो सोने की फाइनेंशियलाइजेशन है। पहले सिर्फ ज्वेलरी के काम पर यहाँ पर काम होता था, स्त्री धन के नाम से सोने को यहाँ पर देखा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर कारोबार है, फाइनेंशियलाइजेशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नए एक्सचेंजेस खुलते हुए हमने देखे हैं, कारोबार को एक नया टर्न हमने लेता हुआ देखा। आप कैसे देखते हैं पिछले कई साल? मनीषा, सबसे पहले तो मैं आपको, पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम को और व्यूअर्स को इस 75वीं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। डेफिनेटली मतलब कि जब से ये इन मार्केट्स आए हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हुआ है, पर्टिकुलरली विद एमसीएक्स और द कमोडिटी एक्सचेंजेस जो आए 2003 में, जुड़ा हुआ हूं मैं उसके साथ। इस दौरान हमने काफी रिफॉर्म्स देखे मनीषा। एक्सचेंज इज वन पार्ट ऑफ इट। वी हैव सीन, जैसे पहले होता था, आपने बिल्कुल सही कहा, स्त्री धन की तरह सोने को देखा जाता था सिर्फ। आज की डेट में वो तो एक इम्पोर्टेंट है ही पार्ट गोल्ड के लिए, पर अगर आप सोने को देखें तो एक तरह से फाइनेंशियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफी एक इम्पोर्टेंट तरीके से उभर कर आया है 2008 के बाद। Particular changes have happened when we felt about this financial crisis in 2008. So people started looking gold as a different avenue to minimize the portfolio risks and maximize the returns. And therefore, हमने देखा कि जब भी uncertainty बनी markets में, gold has turned as one of the most effective asset class to hold on to the losses of the other asset classes. तो ETF विकल्प आया, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2015 में लॉन्च हुए, वो एक नया विकल्प बना। एक्सचेंज by themselves have started giving the transparency for the entire industry in bullion markets, be it gold and silver. So I think there's lot many things which has happened कुछ सालों से, and definitely ये reforms काफी हद तक देश के लिए भी और इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स के लिए भी फायदेमंद का सौदा रहा। तो अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी, एक ओपेकनेस थी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो कि धीरे धीरे खत्म होगी, एकदम तो नहीं होगी पर लेकिन हाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी आई है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आया है, क्वालिटी कॉन्शियस लोगों को ज्यादा, मतलब कि the people have become more quality conscious in terms of gold and silver. So I think all these changes have been benefited till now, and they will continue to benefit from whatever the reforms जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं पिछले कई सालों में। आई थिंक आइडल गोल्ड वैसे माना जाता है, गोल्ड आइडल है, इट इज अ नॉन प्रोड्यूसिंग एसेट क्लास, नॉन रिटर्न एसेट क्लास, बट देन जब भी इसने रिटर्न्स दिए हैं, those returns have been super phenomenal.
be it 2020, be it 2007, 2008. जी Lot many things have happened. Even in 1980s, when the US were going through with a very high inflation, the gold was the savior at that particular point of time. तो मैं जी कहता हूँ इन्वेस्ट, so particularly पोर्टफोलियो की तरह, इन्वेस्टमेंट की तरह जब से लोगों ने इसको देखना शुरू करा एसेट क्लास को, काफी हद तक हमें चेंजेस दिखाई दिए जी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली, काफी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं और जैसे आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे यहाँ पर उभरा है और सिर्फ स्त्रीधन नहीं, फाइनेंशियलाइजेशन है, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिलेनियल्स की तरफ से भी हमने काफी लंबे तौर पे आते हुए देखी है। तो ये तो बात हुई कि 75 सालों में हमने कैसे सेलिब्रेट किया है इस सेक्टर को। बात यहाँ पर करेंगे कि आगे की ग्रोथ, डिमांड और जो यहाँ पर प्राइस है उसका क्या व्यू आगे जाकर बन सकता है। सही, हम आपसे शुरुआत करेंगे, किस तरह की ग्रोथ आगे बाजार में आप बनता हुआ देखते हैं, चाहे वो सोना है या फिर चांदी, इंडियन मार्केट्स में डिमांड के पर्सपेक्टिव से? देखिए, गोल्ड और चांदी अभी एक कल्चर का हिस्सा हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर। जैसे साउथ के अंदर भी कोई लड़की पैदा होती है तो 4 ग्राम, 8 ग्राम, 16 ग्राम, 20 ग्राम उसके फादर खरीदते हैं और जब उसकी शादी होती है तभी वो दे देते हैं। नॉर्थ के अंदर भी ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है। तो जो इस हिसाब से अभी जैसे $1800 का भाव है, जब चालू हुआ था 1947, 1948 में $30 पर आउंस था के करीब था। तो गोल्ड अभी मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही बुलिश रहा हूँ गोल्ड के लिए। तो टेम्पररी अगर डिक्रीज हो तो ठीक है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं, जो बाकी सब चीज़ों के हिसाब से ये गोल्ड अभी $1850, $1870 के आसपास, यानी 54 या 55,000 MCX के अंदर दिवाली करीब आ सकता है और आने वाले 4 या 5 साल के अंदर ये भाव 60,000 करीब दिखेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी राइट बाय है। जून जुलाई के अंदर सीजन थोड़ा स्लैक था, अगस्त से अभी सीजन चालू हुआ है, रक्षाबंधन था, उसके बाद 26 के बाद नवरात्रे आएगा, फिर धनतेरस आएगा। तो अभी एक अच्छा टाइम है जहां पर सब रिटेलर्स ने भी अपना ज्वेलरी स्टॉकअप किया है और एंड कंज्यूमर को भी अभी अच्छे नए डिजाइन ये टाइप पर देखने को मिलेगी, बाइंग अच्छी रहेगी। खरीदारी करके ही यहाँ पर काम करना है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अब भी यहाँ पर भारतीय बाजारों में ये ट्रेंड जारी है और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी पिक करने लगा है। कोलिन, अगर एक्सपोर्ट्स की बात आपसे करें, किस तरह की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, क्या वो सस्टेनेबल है और आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपोर्ट्स में आता हुआ देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए? लास्ट ईयर तो अच्छा ही रहा था हमारे ग्रोथ के लिए और ये साल भी अप्रैल टू जुलाई जो ट्रेंड है वो लगभग 10% का है। ओके, हमारी उम्मीद वही है कि 10 से 15% CAGR ग्रोथ अगले 3 से 5 साल इंडस्ट्री कर सकता है। और अगर डॉलर में गिनो तो, और रुपये का डिवैल्यूएशन 3 से 5% जो हर साल होता है, वो अगर गिनो तो वो ग्रोथ ज्यादा होगा रुपी टर्म्स में। बट डॉलर टर्म्स में 10 to 15% बहुत डुएबल है। ये साल चाइना थोड़ा स्लो रहा है क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंट लॉकडाउन हुए थे, बट हमारी उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में वहां नॉर्मलसी आ जाएगा। यूएस की जो खबरें आ रही थी लास्ट 2-3 महीने में कि रिसेशन आ रहा है, बहुत सारा इन्फ्लेशन है, वो लास्ट 1 महीने से थोड़ा कूल डाउन हुआ है। और अभी वहां पे हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जो बड़ी खरीदारी करते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सीजन शायद इतना भी बुरा नहीं रहेगा जैसे 2-3 महीने पहले लग रहा था। ऑफकोर्स लास्ट ईयर का जो 30% ग्रोथ हुआ था वैसे शायद ना हो, मगर 5 to 10% ग्रोथ वहां पे भी उम्मीद है। ब्रांडेड ज्वेलरी जो यूरोप और चाइना और ऐसे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी जगह पे चलती है, वो बहुत अच्छी रहेगी। सो ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रॉन्गर हो रही है क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शायद इतना वैल्यू कॉन्शियस नहीं है जितना ब्रांड कॉन्शियस है। तो ब्रांडेड ज्वेलरी में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो सीपा अग्रीमेंट हुआ है जिससे यूएई का जो हमारा 5% का जो ड्यूटी था वो चला गया, तो उसके कारण वो पूरा रीजन जो जीसीसी रीजन है वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जीसीसी रीजन क्या है, एक यूएई के थ्रू गेटवे भी है टू अफ्रीका। तो एक जो कॉन्टिनेंट जो आई वुड से लास्ट हजारों साल से और मे बी लास्ट 200 साल से फॉर श्योर इतना इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं रहा है, वो हम देख रहे हैं कि वहाँ की बहुत सारे देश अभी डेवलप्ड इकोनॉमी तरफ जा रहे हैं, वहां भी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। Okay. तो जैसे अफ्रीका खुल रहा है हमारे इंडस्ट्री के लिए, तो वो यूएस, चाइना, यूरोप, गल्फ के साथ एक नया मार्केट शायद खड़ा हो जाएगा अगले 3-4 साल में ही, जो Alright. वहां पे भी बहुत अच्छी सोने की खरीदारी स्पेशली होती है।
यानी कि 10 से 15% एक्सपोर्ट की मार्केट ग्रो हो सकती है और ब्रांड्स क्लियरली बेहतर कर रहे हैं और इसके अलावा नए बाजार इंडियन मार्केट्स के लिए खुल भी रहे हैं। सचिन, आप कैसे देखते हैं डायमंड्स के हिसाब से इंडियन मार्केट्स को? किस तरह की ग्रोथ आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस टिकट साइज की ग्रोथ हम यहां पर बनता हुआ देखते हैं और इंडियन मार्केट्स के लिए आपके लिए क्या प्लान्स होंगे? मनीषा, हमने ये देखा था कि पिछले साल में करीब 21 से 22% की ग्रोथ मार्केट में थी। कीपिंग इन माइंड कि 2020 जो था वो काफी डाउन गया था, तो अगर आप नेट 2019 से कंपेयर करें तो डोमेस्टिक मार्केट करीब 9 से 11% ग्रो किया लास्ट ईयर। इस साल हमारा पहला एस्टिमेट जो था वो करीब 10 से 12% का था और ये पीछे अभी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक IHS फेयर हमारा होता है इंटरनली, जो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। जो हम लोग देख रहे हैं कि दी कॉन्फिडेंस ऑफ जो हमारी रिटेल फर्टिलिटी है ऑन डायमंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मे बी ये हमारा 12 और 20 के बीच में कहीं होएगा, विच विल बी क्लियर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है। ट्रेंड्स के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि 3 चीजें जो हमें लगता है कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो कॉमनली मैं बोलूंगा जो कॉलन ने मेंशन किया कि ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे इंडिया के तौर पे भी। एक जैसे पहले था कि एक फैमिली ज्वेलर की इंपॉर्टेंस थी, मगर उसमें अगर एक जो हम यंगर जनरेशन को देख रहे हैं, ब्रांड्स आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट और एक चेंज या एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं जो 2022 में 23 में जरूर रेलेवेंटली सामने आएगा। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि सिंपलिस्टिक ज्वेलरी जो डेली वेयर एक एरिया है जो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। डेली वेयर में ऐसा नहीं है कि छोटे हीरे लगेंगे, मतलब सॉल्टेड ड्रिवन प्रोडक्ट्स भी लग रहे हैं और वो एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं काफी स्ट्रांगली ग्रो करता हुआ। और तीसरा जो हम लोगों ने बहुत छोटा एक ट्रेंड देखा जो आगे के समय में काफी इंपॉर्टेंट इंडिया में होगा और मिलेनियल्स के लिए बहुत जरूरी होगा, वो होगा एक ट्रांसपेरेंसी और सोर्स और जिसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी के। आज की डेट में यंग अगर आप इंडियन से पूछें, और ये मैं बोलना चाहूंगा कि टियर 1 सिटी में चाहे छोटे शहर में एक एक्सपोजर बहुत स्ट्रांग है, कॉमनैलिटी है उनके एक बाइंग बिहेवियर में, और वो जानना चाहते हैं कि जब वो एक कुछ कंजम्पशन करें तो उससे एक मदर अर्थ पे या लोगों पे क्या इम्पैक्ट है। तो सस्टेनेबिलिटी जो कुछ सालों तक हम सोचते थे कि जैसे एक टिक बॉक्स करने वाली चीज है, आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड हमारी इंडस्ट्री को उस पर खरा उतरना पड़ेगा। और एक ये ट्रेंड है जो बिल्कुल इरिवर्सिबल है। इट्स अ डायरेक्शन वेयर यंग पीपल आर गोइंग फॉरवर्ड बहुत स्ट्रांग। एब्सोल्युटली, यानी कि सस्टेनेबिलिटी, सोर्सिंग, ट्रेसेबिलिटी, ये कुछ नए शब्द हैं जो यंगर क्राउड जानना चाहता है और वो भी इस बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। 75 सालों की आज़ादी के आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ हमें भी फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।